हेलो दोस्तों, ये एनवायरनमेंट की फ़र्स्ट क्लास है। जैसा कि आप देख रहे हो, इकाई फर्स्ट। और इसमें आज हम पढ़ेंगे परिवार। देखिए, ये एनवायरनमेंट की फ़र्स्ट क्लास 0 से एकदम स्टार्ट हो रही है और 3 महीने बाद एग्ज़ाम 26 तारीख को। तो 3 महीने में सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है, तो इसलिए स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी। ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला है परिवार। देखिए, परिवार फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक नौकर या सेवक या ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे नौकर शामिल हों, क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। और भारत में परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई होती है। परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है, जिसे बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं, एवं प्रत्येक समाज की संरचना में परिवार केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। आगे चलो। परिवार में पति पत्नी व बच्चों का होना अति आवश्यक है। एक की भी कमी हो तो वह परिवार ना होकर गृहस्थी कहलाएगा। प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते हैं। एक जैव की इकाई के रूप में एक परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुषों को यौन संबंधों की स्थापना व संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। सामाजिक इकाई के रूप में स्त्री पुरुष का एक समूह जो विवाह रक्त गोत्र के संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। विस्तृत अर्थों में परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें दत्तक व्यक्तियों सहित कुछ वैवाहिक एवं रक्त संबंधी सम्मिलित होते हैं, जिसे सामाजिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। आई.पी. देसाई एवं के.एम. कपाड़िया के योगदान की संबंधता परिवार व्यवस्था से है। देखिए, परिवार की परिभाषाएं जो कि महत्वपूर्ण है। वेल्स तथा हाइजर के अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये देखिए, 2011 की रीट के एग्जाम में आ भी गया है पेपर। मैकाइवर पेज के अनुसार ये परिभाषा 2011 के रीट के एग्जाम में आ भी गई है। आगे चलिए। क्लेमर के अनुसार ये देखिए, क्लेयर के अनुसार कौन सी परिभाषा है? माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। ये भी 2011 की रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लेयर के अनुसार परिवार की परिभाषा, माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था क्या कहलाती है? परिवार कहलाती है। और आगे देखिए, इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। कर्वे के अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। C.H. कूले के अनुसार इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी यानी कि पोषका भी कहा है। वर्गेस एवं लॉक के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या दी गई है? ये देखिए, वर्गेस एवं लॉक ने परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि विवाह रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थ जीवन की रचना करते हैं। और देखिए, मजूमदार के अनुसार परिवार की परिभाषा, मजूमदार ने परिवार की परिभाषा के बारे में क्या कहा है कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रहते हैं और स्थान हित पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार परिवार की परिभाषा देखिए, परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम 2 के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं।
और एक या अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चे सम्मिलित होते हैं, वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। अब ये परिवार की परिभाषाएं खत्म होती हुई, आगे हैं परिवार की विशेषताएं। देखिए ये सभी परिभाषा दी गई हैं, इनमें से ही अगर जो कोई भी क्वेश्चन परिभाषा आनी होगी तो आ जाएगी, इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगी, ये बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल देता हूँ मैं। ये देखिए परिवार की विशेषताएं। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है, अतः परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। सदस्यों का उत्तरदायित्व दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार के लिए व्यक्ति सदैव ही कुछ ना कुछ करता रहता है, परिवार के लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार रहता है, इसी कारण परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। अतः प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। नंबर तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता भावात्मक आधार है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावना विद्यमान होती हैं, जो कि पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं। परिवार की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्य त्यागी जा सकती है, अर्थात परिवार अस्थायी है, लेकिन एक संस्था के रूप में ये अमर अर्थात स्थायी है। सार्वभौमिकता इसकी पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सीमित आकार। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती है, अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। रचनात्मक प्रभाव इसकी सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्य के व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं। आठवीं महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक नियंत्रण। परिवार में कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि इसे सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। पारिवारिक सदस्यों पर परिवार का नियंत्रण होता है। नौवीं महत्वपूर्ण विशेषता है वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवार के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है, इसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम भी कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण माता पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में यह माता के वंश के आधार पर होता है। अब आगे 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता विवाह एवं यौन संबंध। ये देखिए 2016 रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध ही स्त्री पुरुष के मध्य यौन संबंध को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यौन संबंध के परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती हैं तथा माता पिता व संतान मिलकर परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं। 11वीं महत्वपूर्ण विशेषता प्रजनन। परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण संतानोत्पत्ति है। संतानोत्पत्ति के कारण ही निरंतरता बनी रहती है। हिंदू धर्म में तो संतानोत्पत्ति के द्वारा ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो सकता है। आर्थिक बंधन। ये 2016 रीट के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन। परिवार केवल यौन संबंधों को स्वीकृति से ही नहीं बनते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का आर्थिक बंधन भी कहते हैं। परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक परिवार को कोई ना कोई आर्थिक कार्य करना पड़ता है। अब ये देखिए परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ये 2016 सीटेट के क्वेश्चन। अतः परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। देखिए परिवार कितने प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, संख्या के आधार पर परिवार का
विभाजन। संख्या के आधार पर परिवार को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, एकाकी, केंद्रीय, नाविक, मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार। परिवार का यह सबसे छोटा रूप है जिसमें पति पत्नी व आश्रित बच्चे रहते हैं तथा शादी होते ही बच्चा अलग हो जाए। एकाकी, केंद्रीय, नाविक, मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार कहलाता है। सन 2011 के रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस हेतु वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया था, जो माता पिता और अभिभावकों की देखरेख के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। आगे, परिवार। वर्तमान में ऐसे परिवारों शहरों में सर्वाधिक पाए जाते हैं और धीरे धीरे भारत में ऐसे परिवारों की वृद्धि हो रही है। एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होते हैं। इन परिवारों में रहने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। एकाकी परिवार बनने के कारण भी दिए गए हैं। ये देखिए, जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्र रहने की इच्छा, सामाजिक बदलाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, अर्थ की प्रधानता, रोजगार व्यवसाय के लिए प्रवचन, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन। ये भी 2011 के रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों, पहला प्रकार है जो कि हमने पढ़ाया है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर एक बार दोहराते हैं। संख्या के आधार पर परिवार एकाकी, केंद्रीय या नाविक या मूल दाम्पत्य परिवार है, ये पहला प्रकार है। नंबर दूसरा है संयुक्त परिवार। समझ गए होंगे, जैसा कि एकाकी परिवार में केवल माता पिता और उसके बच्चे ही होते हैं। अब आगे है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों यानी कि दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता या स्वयं के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करें। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। सामूहिक या एवं पूजा में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। मतलब जिसमें 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हों, संयुक्त परिवार, और जिसमें केवल एक ही पीढ़ी जिसमें माता पिता और बच्चे हों, एकाकी परिवार कहलाता है। और आगे देखिए, इसमें संपत्ति सामूहिक होती है एवं सामूहिक भोजन एवं पूजा में भाग लेते हैं। वर्तमान में ऐसे परिवार ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे परिवार ज़्यादा थे, जो कि वर्तमान में आधुनिकीकरण के कारण छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, यानी कि मतलब कम होते जा रहे हैं। आधुनिकीकरण के कारण ये संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। अब आगे देखिए, ध्यान रहे, अहोम आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है। ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। अहोम आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। यह कथन के.एम. कपाड़िया का है। मतलब भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, ये किसका कथन है? के.एम. कपाड़िया का है। तो वहीं संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा यानी कि किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है कि भारत को संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है। आगे, संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण। देखिए, संयुक्त परिवार के प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं? संयुक्त सम्मति होती है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है, साझा निवास स्थान, साझा धर्म, सहकारी संगठन, उत्पादन इकाई, यानी कि इसमें संयुक्त परिवार में सब कुछ साझे के रूप में चलता है। और उसके अलावा और क्या क्या है? पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व, विशाल आकार, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, संयुक्त परिवार के गुण एवं उपयोगिता या महत्व, आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है। ये देखिए, संयुक्त परिवार के गुण और उपयोगिता और महत्व का वर्णन किया गया है। नंबर पहला पॉइंट है, ये आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है, मतलब इसमें उन्नति अधिक होती है। श्रम विभाजन, इसमें श्रम का विभाजन कम होता है। समाजवाद बना रहता है, बचत होती है, विश्राम के अवसर मिलते हैं। सामाजिक बीमा से मान सकते हैं, सामाजिक गुण भी हैं इसके, भूखंड को रोकता है। संयुक्त परिवार के दोष या अवगुण भी हैं इसके। क्या क्या अवगुण हैं ये देखिए। ये निकम्मों का घर है, यानी कि इसमें फालतू ही बैठे रहते हैं।
व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन करता है, झगड़ों को उत्पन्न करता है, एकांत का अभाव है, अनियंत्रित प्रजनन व्यवस्था है, कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक है, स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है, सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन है। हिंदू संयुक्त परिवारों की संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, यानी कि ये पहले प्रकार हो गए खत्म, जिसमें बताया गया था कि संख्या के आधार पर कौन से एकाकी और संयुक्त। अब दूसरा है हिंदू संयुक्त परिवारों की संपत्ति के आधार पर। हिंदू संयुक्त परिवारों की संपत्ति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है मिताक्षरा का नियम। यह नियम लगभग संपूर्ण भारत में प्रचलित है, जिसके प्रवर्तक विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के स्मृति के आधार पर सिद्धांत की रूपरेखा बनाई। तो वहीं इस नियमानुसार परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। ये किसका नियम? मिताक्षरा का नियम है कि परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है। नंबर दूसरा है दाएं भाग का नियम। इस नियम का प्रचलन केवल बंगाल में ही प्रचलन है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। तो वहीं इस संबंध में ऋग्वेद में बोधायन द्वारा 6 पीढ़ियों तक के व्यक्तियों को ही उत्तराधिकार माना गया है, अर्थात ऊपर की तीनों पीढ़ियों एवं नीचे की 3 पीढ़ियों को इसका उत्तराधिकार दिया गया है। दाएं भाग का नियम है। और तीसरा है विस्तृत विवाह संबंधी परिवार। वह परिवार जिसमें परिवार के अलावा कुछ विवाह संबंधों के बाद बने रिश्ते, ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष इत्यादि के कारण व्यक्ति आकर रहने लगे, तो ये विस्तृत विवाह संबंधी परिवार कहलाता है। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। अब आगे देखिए, अधिकार या उत्तरदायित्व के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? नंबर पहला है पितृसत्तात्मक परिवार, मतलब ऐसा परिवार जिसकी सत्ता पूरे अधिकार या वरिष्ठ पुरुष पिता के हाथ में हो, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि ऐसे परिवार जिसमें पिता की ही चलती हो, वह पितृसत्तात्मक परिवार है। सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। मातृसत्तात्मक परिवार ऐसा परिवार जिसमें सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला या माता के हाथ में हो, मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। विफ्राल्ट या बेचाफेन ने परिवार को प्रारंभिक रूप से मातृसत्तात्मक माना है। ऐसे परिवार भारत में मालाबार के नायरों, असम के खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया था। और टायलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक है। तो इनमें से पूछ सकता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मैन। और टायलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक है, यानी मातृसत्तात्मक का सिद्धांत टायलर ने और पितृसत्तात्मक का सिद्धांत हेनरी मैन ने। अब ये देखिए निवास के आधार पर। निवास के आधार पर परिवार को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 6 भाग हैं ये देखिए। पितृस्थानीय परिवार ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ पति के माँ बाप के घर यानी कि ससुराल में रहे, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार हिंदुओं में, मुसलमानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और दूसरा है मातृस्थानीय परिवार ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ पत्नी के माँ बाप के घर ससुराल में घर जमाई बनकर रहे। इस प्रकार के परिवार भारत में मालाबार के नायरों, असम के खासी व गारो जनजाति में पाए जाते हैं। मतलब पितृस्थानीय परिवार में पत्नी पति के घर जाकर रहती है और मातृस्थानीय परिवारों में पति पत्नी के घर जाकर पत्नी के माता पिता के साथ घर जमाई बनकर रहता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोनों में देख लेना। पितृस्थानीय परिवार हिंदुओं व मुसलमानों में और मातृस्थानीय परिवार कहाँ? असम की खासी व गारो जनजाति में।
अब आगे नंबर तीसरा, मातृपितृ स्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी दोनों के माँ बाप में से किसी के भी साथ नहीं रहते हैं या स्वतंत्र रहते हैं। ज़्यादा संतान होने पर लड़की अपने घर पर एवं संतान होने के बाद लड़के के घर पर रहती है, वो मातृ स्थानीय परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार टिब द्वीप के वासियों में पाए जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि मातृपितृ स्थानीय परिवार जिसमें विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों माँ बाप में से किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र हैं, मतलब इच्छा की बात है, जो जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। धड़ संतान होने पर लड़की अपने घर पर तथा संतान होने के बाद लड़के के घर पर रहती है, वो मातृपितृ स्थानीय परिवार कहलाते हैं। ऐसे परिवार टिब द्वीप में पाए जाते हैं। मतलब जब तक संतान नहीं होती है तब तक लड़की अपने ही घर पर रहती है अपने माता पिता के साथ, और संतान होने पर वो अपने पति के साथ अपने पति के माँ बाप के घर पहुंच जाती है। अब चौथा है मामा मातुल स्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति के मामा के घर जाकर रहें। इस प्रकार के परिवार मामा मातुल स्थानीय परिवार कहलाते हैं। ऐसे परिवार ट्रोबियांडा द्वीप वासियों में पाए जाते हैं। तो मामा मातुल स्थानीय परिवार के बारे में क्या बताया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी अपने पति के मामा के घर जाके रहें, इस प्रकार के परिवार मामा मातुल परिवार कहलाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रोबियांडा द्वीप वासियों में पाए जाते हैं, जो कि मालोका की एक प्रकार है। नंबर 6 है उभय द्वय स्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, परंतु रात को पति पत्नी के घर चला जाए और सुबह होते ही अपने घर आ जाए। इस प्रकार के परिवार उभय द्वय स्थानीय परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन भारत में केरल व लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो उभय द्वय स्थानीय परिवार के बारे में समझाया। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, परंतु रात को तो पति पत्नी के घर जाता है और सुबह होते ही वो अपने घर आ जाता है। तो वह कौन सा है? उभय स्थानीय परिवार है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन भारत में केरल व लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आए केरल व लक्षद्वीप में किस प्रकार का परिवार का प्रचलन है? तो उभय द्वय स्थानीय परिवार। इसमें लड़का शादी के बाद तो दिन में तो अपने ही घर रहता है और रात में अपने पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होते ही वहाँ से अपने घर आ जाता है। अब नंबर 3 है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर परिवार, वंश के आधार पर परिवारों को 4 भागों में बांटा गया है। पितृवंशीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के आधार पर चले एवं माता के मरने के बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र बने, वह पितृवंशीय परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। अब आगे है मातृवंशीय परिवार। तो उसमें ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता के वंश के अनुसार चले तथा माता के मरने के बाद उत्तराधिकार उसकी पुत्री बने, तो यह जनजातियों का परिवार है तथा मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। जिसमें माता की मृत्यु के बाद माता की संतान जो कि पुत्री हो वो उसके उत्तराधिकारी बने, वो मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। और इस प्रकार के परिवार मालाबार के तट की नायरो जनजाति, हिंदुस्तान की को जनजाति और ट्रोम्बियांडा द्वीप समूह, ट्रोम्बियांडा द्वीपवासी, अमेरिकी इरोक्विस और श्रीलंका के बेद्दा, उत्तर पूर्व की खासी तथा गारो जनजाति में पाए जाते हैं। नंबर 3 है उभयवादी परिवार। ऐसे परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता व माता दोनों के वंश के आधार पर चलती है, वह परिवार उभयवादी परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार इटिस्टन द्वीपवासियों व रोबटी समूह में पाए जाते हैं। तो उभयवादी मतलब दोनों के वंश के अनुसार चले, मातृवंशीय माता के वंश के अनुसार पुत्री उसके उत्तराधिकारी बने, पितृवंशीय पिता के वंश के अनुसार पुत्र उसका अधिकारी बने। तो इस प्रकार के परिवार कहलाते हैं।
और नंबर 4 है द्विनामी परिवार। ऐसे परिवार जिसमें एक ही व्यक्ति का एक ही समय में दादा या नानी से संबंध रहता है और दादी और नानी के संबंध को छोड़ दिया जाता है, द्विनामी परिवार कहलाता है। मतलब ऐसे परिवार जिसमें एक ही व्यक्ति का एक ही समय में दादा और नानी से संबंध रहता है और दादी और नाना के संबंध को छोड़ दिया जाता है, द्विनामी परिवार कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, विवाह के आधार पर परिवार। समाज में प्रचलित विवाह की रीति के अनुसार परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर पहला है एक विवाह या एक पत्नी परिवार। एक पति और एक पत्नी से बने परिवार को एक विवाह या एक पत्नी परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवार वर्तमान में भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब जिसमें एक ही विवाह होता है, यानी कि एक पति केवल एक ही पत्नी रख सकता है, एक विवाह परिवार कहलाते हैं। नंबर दूसरा है बहुविवाह परिवार। ऐसे परिवार जो बहुत सी पत्नियों से एवं बहुत से पतियों से बना है, बहुविवाह परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार मुख्यतः आदिवासी जनजातियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के विवाह को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है बहुपत्नीक विवाह परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह करके अपने साथ घर पर रखे, बहुपत्नी परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार भारत में नागा, गोंड, बैगा, टोड, भील, लोसाई जनजाति में पाए जाते हैं। बहुपत्नी परिवार के बारे में कहा गया है कि ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह करता है और उनको अपने साथ अपने ही घर में रखता है, और इस प्रकार के परिवार बहुपत्नी परिवार कहलाते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? इस प्रकार के परिवार भारत में नागा, गोंड, बैगा, टोडा, भील, लोसाई जनजाति में पाए जाते हैं। मध्य भारत की अधिकतर प्रोटोस्टेंट जनजातियों में, तो वहीं भारत में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू समाज में एक विवाह परिवार को ही अनिवार्य कर दिया है। दक्षिणी भारत में नमूद्री ब्राह्मणों में 2 पत्नी परिवार प्रथा प्रचलित है। तो हिंदुओं में तो केवल एक पत्नी परिवार प्रथा प्रचलित है और दक्षिण भारत में नमूदी ब्राह्मणों में यह 2 पत्नी प्रथा प्रचलित है। आगे है बहुपति विवाह परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक महिला अनेक पुरुषों से विवाह करके अपने साथ घर में रखे, बहुपति विवाह परिवार कहलाता है। इस विवाह परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अभ्रातक बहुपति परिवार, जब सभी पति आपस में सगे भाई नहीं होते हैं तो उसे अभ्रातक बहुपति परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में जौनासर बाबर की खस जनजाति, मालाबार की तट नायरो जनजाति, नीलगिरी की टोडा एवं तिब्बत की जनजातियों में पाए जाते हैं। मतलब बहुपति परिवार जिसमें एक महिला अधिक पुरुषों से विवाह करती है, बहुपति परिवार कहलाते हैं। और इस प्रकार के परिवार 2 भागों में, एक तो अभ्रातक, मतलब जिसमें एक महिला जो कि 2 या 2 से अधिक लड़कों से विवाह करती है, वो आपस में भाई नहीं होते हैं, वो अभ्रातक बहुपति परिवार कहलाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत की जौनसर बाबर की खस जनजाति, मालाबार की तट नायरो जनजाति और नीलगिरी की टोडा एवं तिब्बत की जनजाति में पाए जाते हैं। और भागत्रक बहुपति परिवार, जब सभी पति आपस में सगे भाई होते हैं तो उसे भागत्रक बहुपति परिवार कहते हैं। और ये पांडवों की पत्नी द्रौपदी की तरह इस प्रकार के परिवार भारत में लद्दाख और पंजाब की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और नंबर लास्ट है समूह विवाह परिवार। ऐसा परिवार जिसमें किसी पुरुषों के समूह का विवाह किसी स्त्रियों के समूह के साथ किया जाए, तो सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों और सभी स्त्रियां समान पुरुषों की समान रूप से पत्नियां हों, वह समूह विवाह परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में पाए जाते हैं। ध्यान रहे, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल 8 संबंध होते हैं। लिंटन के अनुसार लिंटन ने परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। तो संरक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहें, संरक्त परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार मालाबार की नायरो जनजाति में पाए जाते हैं, जिसमें अधिकांशतः स्त्रियों के वंशज होते हैं और पति यदा कदा ही अपने पत्नी के पास आकर रहता है। और विवाह संबंधी परिवार ऐसे परिवार जिसमें विवाह संबंधी एवं रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहे हैं, विवाह संबंधी परिवार कहलाते हैं। और कल के लिए नया टॉपिक मित्र परिवार खत्म। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।